हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो बाद में मेरा संपर्क कर सकते हैं। जिस विषय पे मैं बोलना चाहता हूं, भगवान धन्वंतरी की कृपा से और इन पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारी संस्था में हमने हमारी एक ब्रांडिंग क्रिएट की है रीनल डिजीजेस के लिए। कहीं भी आप एटलीस्ट भारत के तो किसी भी कोने में चले जाइए, सरकारी संस्थानों से पूछिए कि अगर किडनी के ट्रीटमेंट के लिए हमें कहीं जाना है तो कहाँ जाए, तो सब एक ही बात कहेंगे, नडियाद चले जाओ। इसलिए हमारे पास हम हर साल लगभग 1200 से ज़्यादा नए पेशेंट इस रोग के रजिस्टर करते हैं और इसके लिए हमारा कोई ऐसा विज्ञापन का वो सिस्टम नहीं है। इसी तरह से व्यक्ति सा सूचनाओं के आधार पर रोगी हमारे पास आते हैं। मैं कहीं भी जब व्याख्यान देने जाता हूं या इस तरह के कार्यक्रमों में जाता हूं तो मेरा जो लक्ष्य होता है वो हमारा युवा समूह ही होता है, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो आयुर्वेद समझ लिया है, आयुर्वेद को पचा लिया है और आयुर्वेद को अपना आजीविका का स्रोत भी बना लिया है। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने कई बार मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि कई संशय होते हैं। कॉलेज खुलते जा रहे हैं, अध्यापकों की भर्ती भी होती है, लेकिन BAMS की 5.5 साल की डिग्री लेने के बाद जब स्नातक बाहर आता है तो हजारों संशयों से युक्त होता है और इसीलिए ऐसे आयोजनों में वो उपस्थित होकर इस आकांक्षा के साथ आता है कि मेरे जो संशय हैं उन संशयों से मुक्त हो सकूं। तो मेरा यहाँ जो कुछ भी प्रयास रहेगा, सबसे पहला तो जो एक अनुत्साह की भावना हमारी युवा पीढ़ी में मैं प्रायः देखता हूँ वो कम हो और जो कुछ भी मैं यहाँ बोलूँ उससे कम आपको कोई संशय पैदा ना हो। पुराने दूर हों या ना दूर हों उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी डीप रूटेड होते हैं। लेकिन जो कुछ मैं यहाँ बोलूँगा वो आपको संशय पैदा करने वाली स्थिति में नहीं होंगे। मेरे मित्र तोमर जी यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े कवि हैं और इसीलिए मेरे एक प्रिय कवि दुष्यंत कुमार की गीतिका की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करना या शास्त्रों का उल्लेख कर करके आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करने नहीं आया हूँ। जो कुछ कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा और इतनी सरल चीज़ें कहूँगा कि आप भी उनका उपयोग कर सके। अभी देखिए कुछ चीज़ें, जैसे अभी बताया गया है कि मैं आयुर्वेद के हर शब्द को अपने ढंग से समझता हूँ। वृक्क, जब हम किडनी की बात करते हैं तो उसको हम वृक्क कहते हैं हमारी भाषा में, मतलब आयुर्वेद की भाषा में, और वृक्क को हम सीधा सीधा किडनी समझ लेते हैं। वो किडनी भी है लेकिन अकेला किडनी नहीं है और इसीलिए हमारे यहाँ कई जो वर्णन है उनमें हमारी युवा पीढ़ी को संदेह पैदा हो जाता है, क्योंकि हम वृक्क को केवल किडनी समझे बैठे हैं। हृदय को हम क्या मानते हैं? हृदय को हम हार्ट मानते हैं, लेकिन अकेला हार्ट नहीं है, ये प्रीकार्डियम भी है, ये मीडियस्टिनम भी है। इट इज आल्सो सीट ऑफ फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। और किसी भी चीज का कोई सेंटर होता है उसको भी हम हृदय कहते हैं। और अगर जब हम गुल्म स्थान की बात करें तो वहाँ जो हृदय शब्द आया है वो ये हृदय नहीं है, वो एपिगेस्ट्रियम है। तो जब हृदय शब्द के इतने अर्थ हो सकते हैं, कुक्षी के भी कई अर्थ हैं, जैसे बेली है, केविटी ऑफ एब्डामिन है, इंफीरियर ऑफ एनीथिंग, यूटेरस, केविटी इन जनरल। और जब हम गुल्म स्थान की बात करें तो वो फ्लैंक्स भी होते हैं। तो वृक्क को भी इसी तरह से हम केवल किडनी नहीं माने। लेकिन यहाँ आपको एक मैं नया विचार दे रहा हूँ, इससे आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नॉट ओनली किडनी बट पेरारीनल एडिपोज टिश्यूज आल्सो वी शुड इंक्लूड under the title of Vrak.
या आप और भी कुछ विचार कर सकते हैं। अभी आप देखिए, सुबह के सेशन में स्रोतस की बात हुई। मेदो वाहनाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वाहनम चा। अभी तक हमारे यहाँ क्या होता था कि जब हम मेदवाह स्रोतस से वृक्क का कुछ कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हमारी स्थिति ये होती है कि हम एड्रिनल ग्लैंड पर जंप कर जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, अगर हम जो पेरारीनल एडिपोज टिश्यू है, ये समझ लीजिए जैसे वपावहन को कुछ समय पहले ही मॉडर्न साइंस में एक ऑर्गन मान लिया गया है, ऐसे ये पेरारीनल जो एडिपोज टिश्यू है इसको भी एक ऑर्गन माना जा सकता है। मानने वाले हैं, कुछ समय मान लेंगे, नोट कर लेना, ये मेरी भविष्यवाणी है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एंडोक्राइनल सिस्टम की तरह काम करता है और एडिपोज टिश्यू को रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वृक्क से हम केवल किडनी ना लेके अगर जो पेरारीनल एडिपोज टिश्यू लेंगे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला जो सूत्र है उस पे आऊँ उसके पहले मैं एक बात करता हूँ। भाई थोड़ा पानी लिया ना। हम प्रायः आयुर्वेद के अपने सिद्धांत हैं उनको साइंस में वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के जो सिद्धांत आप थ्योरी में पढ़ते हैं उनको वैलिडेट कहाँ करते हैं? कुछ लोग जवाब देते रहिए। डायलॉग इज ऑलवेज गुड। लेबोरेटरी में। क्यों? कि साइंस लेबोरेटरी में पैदा हुआ तो उसका वैलिडेशन भी लेबोरेटरी में हो सकता है। आयुर्वेद कहाँ पैदा हुआ? आयुर्वेद पैदा हुआ अलौकिक योगिक प्रत्यक्ष से। तो जो लौकिक प्रत्यक्ष है उससे उसका वैलिडेशन नहीं हो सकता है। मैं आयुर्वेद के सभी युवकों को आज ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबको नियमित रूप से ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कई चीज़ों का समाधान अपने आप मिलता जाएगा। इस बैकग्राउंड के साथ मैं कहता हूं आपको कि जो दूसरी बात कही है मूत्रवाह नाम सोत्साम बस्तिर मूलम वंक्षण ऊंचा। बस्ती तो समझ में आ जाता है, वंक्षण, ये वंक्षण क्या है? इसके लिए मैंने वही प्रयोग किया जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ध्यान में जाने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में यह शब्द है वक्षण। वक्षण, और वक्षण का मतलब होता है ये भाग, वक्ष के नीचे के दोनों फ्लैंक्स। और किडनीज कहाँ है? यहाँ है। तो अब आप ये कहेंगे कि वो उन्होंने वृक्क क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मूत्रवाह स्रोतस का जो संबंध है वो केवल वृक्क से नहीं है। ये जो मैंने पेरारीनल एडिपोज टिश्यू कहा है उससे भी है। इसलिए उन्होंने उसको पूरा ग्रॉसली एक शब्द यूज करके वक्षण कर दिया। अब ये वक्षण से वंक्षण कैसे बना इसको एक्सप्लेन करने में मुझे समय लग सकता है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूं उसको, क्योंकि समय की मर्यादा है। यहां एक और मैं आपको एक नया विचार देना चाहता हूं। जब हम कला की बात करते हैं तो कितनी कला गिनते हैं? 7। अभी सुबह स्रोतस के संबंध में जब बात चल रही थी तो बात आई कि स्रोतस कितने हैं। जब यह प्रश्न किया जाता है तो आप सामान्यतः कह देते हैं कि चरक के अनुसार 13 और सुश्रुत के हिसाब से 11 जोड़े। लेकिन जैसे सुबह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था ये कि यह तो उन्होंने उदाहरण के लिए बताया, कथिचित शब्द का उपयोग किया उन्होंने, ये तो अपरिसंख्य है। तो यहां मैं एक गुस्ताखी करता हूं कि हम कला 7 ही नहीं माने, और भी ज़्यादा हो सकती है। उपधातुएं 7 ही नहीं और भी ज़्यादा हो सकती है। जो भी चीज़ें हमारे यहाँ बताइए वो मात्र उतनी नहीं उतनी ज़्यादा हो सकती है। तो 7 कला नहीं
मैं मानता हूँ कि यहाँ अगर पुरीशवाह कला है तो मूत्रवाह कला भी हमें माननी चाहिए, और मूत्रवाह कला को अगर हम समझेंगे तो ये जो वृक्क से संबंधित विकार हैं उनको समझने में हमें सरलता रहेगी। अब ये कहाँ है, तो चित्र अगर देख लेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। और ये जब आप कला की परिभाषा करते हैं धात्विक आशय अंतर मर्यादा, तो उसको भी मैं अलग तरह से डिफाइन करता हूँ। ये केवल धात्विक आशय अंतर मर्यादा नहीं, बल्कि धातु धातुअंतर, धातु मलांतर और आशय आशयांतर भी है। और मर्यादा एक कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल भी है। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है तो कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं, मर्यादा मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं, बैरियर है। तो यहाँ भी ये तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी हम कला की सीमा में ला सकते हैं। तो यहाँ जो रस रक्त है, धातु है, और मूत्र के बीच में जो मर्यादा है वो मूत्र धरा कला है। जो किडनी जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल ऑर्गन है किसी भी रोग के लिए, क्योंकि जो ब्लड का परफ्यूजन है किडनी में वो दूसरे जितने भी अवयव हैं, इंपॉर्टेंट अवयव, उनसे कई गुना ज़्यादा होता है। जैसे लगभग 400 मिलीलीटर पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू पर मिनट इसमें ब्लड का परफ्यूजन होता है, जो किसी भी टिश्यू से ज़्यादा है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल है किसी भी रोग के लिए। ये पूरा प्रेजेंटेशन 150 स्लाइड का है, इसलिए इसमें से काफ़ी कुछ मैं एस्केप करके और कुछ मुद्दों की चीज़ों पे आ जाऊंगा। कन्वेंशनल साइंस की दृष्टि से यदि हम देखें तो मूलभूत कारण कुछ भी हो, लेकिन उनको हम इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जेनेटिक डिफेक्ट्स, एक्सोजेनिक एजेंट्स जैसे ड्रग्स एटसेट्रा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मत समझिए कि केवल एलोपैथिक ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होती है, आयुर्वेदिक ड्रग्स में भी हो सकता है। जो बहुत प्रेम से हम अश्वगंधा खाते हैं, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि अश्वगंधा में आल्सो भी प्रॉब्लमेटिक फॉर किडनी पेशेंट्स। एंडोजेनस सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज है, पैरा प्रोटीन्स हैं और कुछ और, ये भी रीनल डैमेज करते हैं। 2 तरह की पैथोलॉजी हमें खास करके इसमें देखने को मिलेगी। एक तो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। और 2 ग्रुप ग्रासली इन सब डिजीजेज में किया जा सकते हैं। तीसरा भी होता है, जैसे नेफ्रोटिक एक ग्रुप होता है, एक नेफ्राइटिक होता है, और तीसरा ऐसा होता है जिसमें दोनों कंबाइंड होते हैं। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपके पास पेशेंट आए तो जो प्राइमरीली नेफ्रोटिक हैं वो इजीली ट्रीटेबल हैं। उसमें भी जब नॉन प्रोलिफरेटिव वाली कैटेगरी है जिसमें मिनिमल चेंज, फोकल सेगमेंटल डिजीज और मेम्ब्रेनस डिजीज ये आती है, ये आयुर्वेद में बहुत इजीली ट्रीटेबल है, इसलिए इन पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। प्रोलिफरेटिव मीडियम कैटेगरी, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्राइमरीली नेफ्राइटिक है, इसमें मैं आपको सलाह देता हूं कि पेशेंट को प्रत्याख्यान करके ही हाथ डालना, ये लगभग असाध्य होती है। ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है या क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, मैं इसको जीर्ण या प्रवृद्ध वृक्क दोष नाम देता हूँ। वैसे नाम देने की ज़रूरत नहीं है चरक संहिता के हिसाब से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि इसको नाम क्या दें, तो मैं नाम देता हूँ इसका ये कि जीर्ण या प्रवृद्ध वृक्क दोष। अब कई बार लोग ये वितंडा करते हैं कि भाई आप संहिताओं में जो नाम है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भाई जो संहिताओं में दिए गए नाम ही अगर पूरे होते तो भाव प्रकाश एक नया रोग फिरंग क्यों नाम देता।
तो जो कुछ भी हमारे यहाँ दूसरे रोग मिलते हैं जैसे मूत्र कृष्ण मूत्राघात, वो इसके हेतु हैं, वो ये रोग नहीं है। अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने रोगी पूरी वर्ल्ड वाइड और अपने देश में हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मारक रोग है, मैं इसको अब कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक रोग मानता हूँ अपने इतने साल के अनुभव के बाद। कारण ये है कि 1990 में मारक रोगों की इसकी जो स्थिति थी वो 27वें नंबर पे थी, जो 2010 में बढ़कर सीधी पहुंच गई 18वें नंबर पर, और 2017 में ये पहुंच गई 12वें नंबर पर। और इसके आधार पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2040 में ये 5वें नंबर पे पहुंच जाएगी। ये प्रगति है इसकी, मतलब ये प्रगति है तो अवगति किसकी है? सिस्टम की। और हमारे भारत में भी इसकी जो स्थिति है वो 12वें नंबर पे है मारक रोगों में। अब भाई आयुर्वेद की क्या जरूरत है? यह प्रश्न मैंने यहां इसलिए रखा है कि मेरा एनकाउंटर जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। तो पूछते हैं कि भाई आयुर्वेद की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतनी एडवांस सिस्टम है। तो कुछ रियलिटीज हमें जान लेना चाहिए कि ये जो कुछ भी आपने देखा, इतने लोग इस रोग से पीड़ित हैं, इनमें से केवल 2 मिलियन ही ऐसे रोगी हैं जिनको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उपलब्ध हो पा रहा है। केवल 2 मिलियन, मतलब 20 लाख रोगी। और ये इन 20 लाख में भी जो सबसे ज़्यादा जो हैं वो कहाँ के हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और इटाली। और इन देशों की पॉपुलेशन कितनी है? पूरे विश्व की केवल 12%। और जो लगभग 100 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन विश्व की लगभग 50% है, उनमें केवल 20% रोगियों को ही यह सुविधा मिल पा रही है। और उसके बाद भी RRT मतलब रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, इसमें 2 चीज़ें आती है, एक डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांटेशन। हमारा देश जिसमें 27-28% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिए डायलिसिस, जिसका एक डायलिसिस का खर्चा लगभग 1000 रुपये होता है, भले ही वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ भी, और ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा 3 से 5 लाख कम से कम होता है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। रिजेक्शन, इन्फेक्शंस और कैंसर ट्रांसमिशन, इन समस्याओं से रीनल ट्रांसप्लांटेशन वाले रोगी को ये समस्याएं फेस करनी पड़ती है। इसी कारण हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी है इसके नाम पर। बहुत सारे फॉल्स क्लेम किए जाते हैं। आप टीवी पर देखिए, जगह जगह मीडिया में देखिए, हम डायलिसिस बंद करवा देंगे, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन से बचा देंगे, पूरा किडनी नहीं हो जाएगी। इस तरह के विज्ञापन आप देखते हैं। ये विज्ञापनों से हमें सामान्य जनता को बचाना है। हमें समझाना पड़ेगा उन्हें कि क्या क्या हो सकता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। तो इस फील्ड में लगभग 30-35 साल से काम करते हुए मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि एक तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जा सकती है। अगर वो ऑलरेडी डायलिसिस पर है, डायलिसिस नहीं करवाया है शुरू, तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। डायलिसिस की जो उसकी ज़रूरत है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और ये भी हमने देखा कई रोगी हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं बगैर डायलिसिस, बगैर ट्रांसप्लांटेशन के। 20-20, 25-25 साल के पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में आते हैं। अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो क्या कोई ऐसा रोग है जो क्लासिक्स में डिस्क्राइब किया हुआ है? तो हमें चरक संहिता में
असाध्य छर्दी के संदर्भ में एक स्थिति मिलती है। विट स्वेद मूत्राम्ब वहानी वायु स्रोतांसी संरुद्ध यदोर्धुमेति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्धीय नरस्य कोष्ठात् विनमूत्रयोस्तत् समवर्ण गंधम तट श्वास हिक्कार्ति युत प्रसक्तम प्रचर्दयेत दुष्टम ही अतिवेगात् तया अर्दितश्चासु विनाशमेति। यह जो लक्षण है, यह जो स्थिति है, यह एग्जैक्टली जो यूरिमिक पेशेंट का जो पिक्चर होता है वो बताती है। लेकिन यह इन्होंने क्लियर बताया चरक संहिता में, आशु विनाश महती। इसका मतलब ये स्थिति चरक संहिता के समय में ऑब्जर्व की गई थी, लेकिन ये ट्रीट नहीं की जा सकती थी। तो इस हकीकत को भी हमें स्वीकारना पड़ेगा कि ये रोग उस समय जाना जाता था, लेकिन उसकी चिकित्सा नहीं थी। कई बार कई फ्यूटाइल विटंडा इस टॉपिक पर होती रहती है। कई बार लोग में से कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो।